नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव सुप्रीम अनुष्का के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। मैंने इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर हांगकांग के मुद्दों को उठाया था। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपके सामने हांगकांग में एक नया प्रत्यर्पण कानून, जिसका कि हांगकांग के लोगों ने बहुत विरोध किया, एक प्रत्यर्पण कानून आया। वह कानून क्या था, उस कानून का विरोध क्यों हुआ, इस पर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मेरा वीडियो आप देखिएगा। जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं वो लोग इस क्वेश्चन को, इस पर बने हुए क्वेश्चन को भी समझेंगे कि प्रत्यर्पण कानून के विषय में जानिए। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी प्रत्यर्पण कानून दो देशों के बीच के इस प्रकार के कानून होते हैं जहां पर एक दूसरे के भगोड़े अपराधियों को एक दूसरे को सौंप दिया जाता है। तो जिस देश के साथ आपका प्रत्यर्पण संधि नहीं होता है, उस देश का अगर अपराधी अपराध करके आपके देश में आ जाए तो आप ऐसे अपराधियों को उस देश को सौंपने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि आप और उस देश के बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यर्पण नहीं हुआ है। सेम इसी प्रकार की एक घटना हांगकांग में घटी। हांगकांग के प्रत्यर्पण कानून के अंतर्गत ताइवान, मकाओ, चीन जैसे पड़ोसी राष्ट्र भी नहीं आते हैं। हांगकांग एक स्वायत्त प्रशासक देश है, यह आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हांगकांग के इतिहास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके सामने पहुंचे और वो अपडेटेड फॉर्म में और आप उसे देख पाएँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस सीरीज को कंटिन्यूसली आप देखा करिए। मैं करंट के इशूज़ को, हर इशूज़ को जो इंटरनेशनल लेवल के इशूज़ हैं, उन सारे इशूज़, चाहे नेशनल इंटरनेशनल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन इशूज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, उन्हीं इशूज़ के आधार पर मैं आपकी बेसिक को प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बिना जाने आप सिविल जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे के बहुत से कारण हैं, बहुत से तथ्य जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कि उन तथ्यों को समझने के लिए आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना होता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें कोई भी किसी का शत्रु नहीं है और कोई भी किसी का मित्र नहीं है। सब अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जब हित सार्थक हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं, तो एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में आज भारत और अमेरिका के बीच में संबंध है, बहुत नज़दीकी संबंध है। रूस से हमारी थोड़ी सी दूरियां बनी है। इसके पहले रूस ही हमारा सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था और अमेरिका से हमारे संबंध बहुत खराब थे। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि कब कौन किसके पक्ष में झुक जाएगा, तो उसको मैं कवर करूंगा अपने हर एक वीडियो के माध्यम से। तो आज हम जिस मुद्दे पर है वो हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, यानी हांगकांग में एक प्रत्यर्पण कानून पास किया गया है। वो मुद्दा है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग में एक प्रत्यर्पण कानून बनाया गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन लॉ। अब ये क्या है, जरा इसके बारे में समझा जाए तो थोड़ा सा ब्रीफ आपको सामने करना चाहता हूं कि हांगकांग जो है वो एक स्वायत्त प्रशासक देश है, जिसको पूर्ण रूप देश की मान्यता भी नहीं प्राप्त है। इसके पहले वो ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। ब्रिटेन ने उसको चीन को सौंप दिया। ठीक है, और चीन ने उसके ऊपर ऑटोनॉमस, उसको रहते हुए उसके ऊपर शासन करना, अपरेंट शासन करना शुरू कर दिया। विदेशी मामले, रक्षा मामलों को छोड़कर चीन को कोई अधिकार नहीं है कि हांगकांग के किसी मामले में दखल दे। ये सारी बातें मैंने इसके पहले जो है के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और 2047 के पश्चात हांगकांग के ऊपर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि चीन जो है वह हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि के दायरे में नहीं आता है। अब एक मुद्दा, एक कहानी ये थी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था चान टांग काई। वो एक लड़का था, 20 साल का एक लड़का था जो ताइवान गया। आप भौगोलिक मैप पर ताइवान की स्थिति को देख सकते हैं। ताइवान गया, ताइवान में उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसने उस गर्लफ्रेंड की हत्या कर दिया और हत्या करने के पश्चात उसके पैसों को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में लाया, उसके क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को इस्तेमाल में लाया। ठीक है, इसके बाद हत्या करने के पश्चात वो भागकर हांगकांग चला आया। वह लड़का मूल रूप से हांगकांग का निवासी था। जब वो हांगकांग भाग आया तो ताइवान की सरकार ने जब हांगकांग से इस बात की कंप्लेंट दर्ज किया
तो हांगकांग ने स्पष्ट रूप से उस लड़के को सौंपने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच में प्रत्यर्पण कानून नहीं था। यानी ताइवान और हांगकांग के बीच में कोई प्रत्यर्पण कानून, प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई थी। इसीलिए हांगकांग की सरकार ने स्पष्ट रूप से जो है मना कर दिया। लेकिन मैं वहां बताना चाहता हूं कि वहां की राजनीतिक एक स्थिति आपको बता दूं कि हांगकांग में जो सरकार होती है उसके शीर्षस्थ अधिकारी को सीईओ कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान के समय में कैरी लैम वहां की सीईओ है, जो 2017 में निर्वाचित होकर आई थी। और ये जो है हांगकांग में निर्वाचन की पद्धति ऐसी होती है कि वहां की जो निर्वाचन सिस्टम है वो 1200 मेंबर की एक टीम होती है, जिसमें 600 मेंबर प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं, जबकि 600 मेंबर जो होते हैं वो विभिन्न प्रसिद्ध क्षेत्रों के से मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो जो 600 व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों का पर हमेशा जो है ब्रिटेन का जो चीन का जो है हमेशा दबदबा बना रहता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि हांगकांग के निर्वाचन सिस्टम में, उसकी जो है इलेक्शन सिस्टम में चीन का पूरी तरह से दखल होता है। चीन जिसको चाहता है उसी को वह सीईओ के पद पर बैठाता है। चूंकि कैरी लैम जो है, जो वहां की वर्तमान सीईओ है, यह कम्युनिस्ट सरकार की समर्थक रही है और चीन का इनके ऊपर जो हाथ था, इसीलिए यह 2017 में निर्वाचित होकर आ गई। तो इन्होंने क्या किया कि चीन के दबाव में आकर अपनी सरकार के माध्यम से हांगकांग में एक प्रत्यर्पण कानून पारित किया। उस प्रत्यर्पण कानून के तहत उन्होंने चीन, मकाऊ और ताइवान तीनों के साथ प्रत्यर्पण संधि कर ली। अब उसका परिणाम यह निकलेगा कि अगर कोई भी अपराधी हांगकांग में अपराध करके आता है तो हांगकांग की सरकार इन तीनों देशों को उनके अपराधियों को सौंप सकती है। ठीक है, इसके पहले ऐसा वो नहीं कर सकती थी। तो कैरी लैम का ये कहना था कि अगर हमने इस कानून को नहीं बनाया तो आने वाले समय में हांगकांग जो है वो भगोड़ों के लिए स्वर्ग बन जाएगा और कोई भी किसी भी राष्ट्र में हत्या जैसा कानून जघन्य अपराध करके हमारे देश के अंदर आकर छुप जाएगा और हम किसी प्रत्यर्पण कानून के बिना उसको उस देश को सौंप नहीं पाएंगे, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका हांगकांग के लोगों ने सड़क पर उतरकर बहुत जबरदस्त विरोध किया। उस विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था? उस विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था इस प्रत्यर्पण कानून के में चीन को उसमें शामिल करना। उन्हें इस बात का डर है हांगकांग के लोगों को कि अगर कल को कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो चीन, चूंकि चीन की नजर जो है वो हमेशा हांगकांग पर बनी हुई है, तो हो सकता है कि चीन के दबाव में ऐसे निर्दोषों को भी प्रत्यर्पित कर दिया जाए, चीन को जिन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है, और उनके साथ बुरा से बुरा व्यवहार हो। क्योंकि हांगकांग की जनता इससे डरी हुई है, चीन के आतिथ्यताई व्यवहार से हांगकांग की जनता डरी हुई है। अतः उन्होंने रोड पर आकर इसका बहुत बुरी तरह से प्रदर्शन किया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा, कैरी लैम की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने इस प्रत्यर्पण कानून को वापस ले लिया। यद्यपि ऐसा उन्होंने कहा कि हम जो है इसके लिए तैयार हैं, बिना प्रत्यर्पण कानून के भी हम उस अपराधी बच्चे को ताइवान भेजने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो लड़का जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अभी भी हांगकांग की जेल में बंद है। यद्यपि उसे फरवरी में रिहा कर दिया गया है, 19 महीने की जेल का उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन वह हत्या के जुर्म में हांगकांग में बंद नहीं किया गया था। उसे बंद किया गया केवल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या किया और उसका क्रेडिट कार्ड लेकर हांगकांग भाग आया और हांगकांग आकर उसने उस पैसे का गलत उपयोग किया। यानी उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया, न कि उस पर मर्डर एक्ट लगाया गया, जबकि क्लियर कट वो मर्डर का केस बन रहा था। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से एक प्रत्यर्पण कानून न होने की वजह से हांगकांग जो है वह इन देशों के भगोड़ों के लिए स्वर्ग जैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन फिलहाल वहां की जनता के विरोध के कारण अंत में इस प्रत्यर्पण कानून को वापस लेना पड़ा और फिलहाल अब कोई प्रत्यर्पण कानून ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा वहां के बीच का एक प्रत्यर्पण कानून का एक छोटा सा वीडियो जो आप लोगों के सामने था। अगर आप लोगों के सामने इस मामले में कोई भी आपके सामने कंफ्यूजन होता है या फिर कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, इसी टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को लिख दें और अपना फीडबैक मुझे दीजिए और उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूं और आप लोग आगे बढ़िए, ग्रो करिए और इस विषम परिस्थिति का हर हाल में एडवांटेज उठाइए। जय हिंद।